सो हेलो एवरीवन, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रेट लाइंस। तो ये हमारा वीडियो 4.3 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन होगा। और मार्कर हमने कहाँ दिया, ये है। तो ये हमारा वीडियो 4.3 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन होगा और इसमें हम पढ़ते हैं कि हमारी स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन क्या होती हैं, किस किस तरह से स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th में आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को आपने सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से सीखा होगा। वो 11th वाली नॉर्मल, वो कार्टेशियन फॉर्म वाली नहीं थी, x प्लस वाई इज इक्वल एम एक्स, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली नहीं। उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो कार्टेशियन फॉर्म होता है, लेकिन और वो 2D में होता है एक्चुअली। बट हम 3D की बात कर रहे हैं कि 3D में किसी भी स्ट्रेट लाइन को हम किस तरह से दिखाते हैं। तो जो हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन थी, जो हमने क्लास 12th में पढ़ी थी, वो हमारी रहती है r इज इक्वल्स टू ए प्लस टी टाइम्स ऑफ बी। जिनको नहीं याद है वो मैं बता दूं कि t हमारा कोई एक पैरामीटर होता था, b हमारा एक पैरेलल वेक्टर होती थी। हमारी लाइन के जो पैरेलल वेक्टर जा रही है, मान लीजिए ये लाइन है, ठीक, तो कोई भी एक वेक्टर पैरेलल होगी अगर उस लाइन के, तो वो हमारी क्या होती थी, पैरेलल वेक्टर होती थी b हमारी उस लाइन के, और a हमारा कोई भी एक पॉइंट होता था किसी उस लाइन पे, ठीक। तो ये हमारी इक्वेशन होती थी स्ट्रेट लाइन की, क्लास 12 तक हमने जो पढ़ी है। अब हम आते हैं कि हम यहाँ पे किस तरह की इक्वेशंस स्ट्रेट लाइन की पढ़ेंगे। तो हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन यहाँ पे दो डिविजन्स में बटी होगी। सबसे पहला होगा हमारा नॉन सिमेट्रिक और दूसरा होगा सिमेट्रिक। नॉन सिमेट्रिक और दूसरी हमारी क्या होगी, सिमेट्रिक होगी। नॉन सिमेट्रिक आप लोगों ने पढ़ी है कि किसी भी लाइन को हम दो प्लेन के इंटरसेक्शन से शो कर सकते हैं, ठीक। चाहे वो कोई भी लाइन हो, हम हमेशा कोई भी दो प्लेन के इंटरसेक्शन से उसको हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी वो जो नॉन सिमेट्रिक फॉर्म होती है वो किस तरह से होती है, वो हमारी वो जो दोनों प्लेन्स होती है उनकी ये इक्वेशन को अगर हम एक साथ लिख देंगे तो वो हमारी नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कहलाएगी, ठीक। तो कैसे, तो वो हमारी मान लेते हैं, हमारे पास प्लेन क्या है, r डॉट n1 प्लस d1 इज इक्वल्स टू 0 और क्वामा r डॉट n2 प्लस d2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी कैसी है, ये हमारी लिखी है नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन, ठीक। अब हमारी सिमेट्रिकल फॉर्म की बात करते हैं। सिमेट्रिकल हो गई, ठीक। सिमेट्रिकल फॉर्म की अगर हम बात करें तो हमारे सिमेट्रिकल फॉर्म तीन तरीके से होती हैं। पहली होती है हमारी पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म जिसमें हमारा एक पैरामीटर होता है जो अभी हम लोग देखे, ठीक। वो पैरामीटर क्या होता है हमारा, t। हमारा क्या होता है, उसमें पैरामीटर होता है। अब जो दूसरी आती है वो हमारी क्या आती है, नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म। उसमें हमारा t हम किसी भी तरह से, मतलब कुछ करके बताऊंगा क्या, t एलिमिनेट कर देते हैं हम, ठीक। उस फॉर्म में t हमारा नहीं रहता, वो हमारी होती है नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म। और फिर जो हमारी तीसरी आती है वो हमारी क्या होती है, वो हमारी होती है कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म को आप सिमेट्रिकल फॉर्म में जरूरी नहीं है कि लिखें, बट हम यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि आप एक अरेंज्ड वे में रहेगा आपके पास, ठीक। तो ये हमारा क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म होता है, ठीक। देखिए कार्टेशियन फॉर्म भी आपने क्लास 12 में पढ़ी थी, वो x माइनस x1 अपॉन में l इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन में z, अरे सॉरी m इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन में n, ठीक। ये जो हमारी फॉर्म होती है किस तरह की होती है, कार्टेशियन फॉर्म होती है। तो चलिए अभी एक एक करके हम बताते हैं कि हमारी पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक और कार्टेशियन फॉर्म क्या क्या होती हैं।
आई थिंक आपको स्ट्रेट लाइंस की जितनी भी तरह से इक्वेशन लिखी जाती है वो आपको यहाँ पे फिक्स हो गई होगी, ठीक, मतलब समझ गए होंगे। जैसे कि नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म, कोई भी दो प्लेन्स की इक्वेशन हमारी किस तरह से लिखी जाती है उस तरह से है। और अगर हम सिमेट्रिकल फॉर्म की बात करते हैं तो हमारे ये तीन तरह के फॉर्म होते हैं, पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक और कार्टेशियन फॉर्म, ठीक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सिमेट्रिकल फॉर्म के बारे में अब जानना, क्योंकि नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म के बारे में आप जान गए हैं, ठीक। क्वेश्चन आएगा तो हम बताएंगे कि किस तरह से जब नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म, अभी हम इसी वीडियो में ये भी सीखेंगे कि अगर हमें नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म में दिया है तो हम कैसे उसको सिमेट्रिकल फॉर्म में चेंज करें, और सिमेट्रिकल फॉर्म में कौन वाले फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म में कैसे चेंज करें, नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म में कैसे चेंज करें, और एक बार इन दोनों फॉर्म में चेंज हो गया तो फिर कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करने से में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सिमेट्रिकल फॉर्म। तो सिमेट्रिकल फॉर्म में सबसे पहला हमारा क्या आता है, पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म आता है, इसमें हमारी लाइन की जो पैरामेट्रिक फॉर्म होती है, पहले तो देख लीजिए किस तरह से लिखी जाती है। वो हमारी लिखी जाती है, ये हमारा लिखा जाता है R इज इक्वल्स टू A प्लस T, जहाँ पे T हमारा एक पैरामीटर होता है, T इंटू वेक्टर B। अब जो हमारी वेक्टर B होती है वो हमारी एक पैरेलल वेक्टर होती है, यहाँ से आप लिखेंगे इस फॉर्म में लिखा जाता है इसको, ठीक। ये जो हमारी वेक्टर B होती है ये क्या होती है, पैरेलल वेक्टर टू आवर लाइन, पैरेलल वेक्टर टू आवर लाइन, हमारी लाइन के जो वेक्टर पैरेलल होगी उसको हम वेक्टर बी कहते हैं, मतलब वेक्टर बी की प्लेस पर रखेंगे। ए जो हमारा होता है ये क्या होता है, ए हमारा होता है पोजीशन वेक्टर, वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए नोन पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए known point on the line, ठीक। T हमारा क्या होता है, पैरामीटर होता है, ठीक। और जो R होता है वो हमारा होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन, पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन। तो इस तरह से हमारा जो है पैरामेट्रिक फॉर्म होता है हमारी स्ट्रेट लाइन का। चलिए अब डिस्क्राइब करते हैं हम नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म को, ठीक। सेकंड आता है हमारा, अरे सॉरी, हाँ, नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म को। तो नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है, हमारा टी नहीं रहता है, ठीक है ना, हमारा जो पैरामीटर है हमको टी एलिमिनेट करना है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म अभी नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म हम कैसे निकालते हैं, इस पैरामेट्रिक फॉर्म से हम नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म निकालते हैं। जैसे कि देखिए ए हमारा इधर हम माइनस में ले जाएंगे तो हमारा r माइनस ए इज इक्वल्स टू टी टाइम्स ऑफ वेक्टर बी हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद इसमें हम दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं वेक्टर बी का, तो हमारे पास क्या आ जाता है, r माइनस ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू टी टाइम्स ऑफ बी क्रॉस बी, और बी क्रॉस बी हम जानते हैं जीरो हो जाएगा क्योंकि ये दोनों हमारी सेम वेक्टर है और इनके बीच का एंगल हमारा 0 डिग्री होगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट में ये 0 हो जाएगा, तो यानी कि ये हमारा यहाँ से गायब हो जाएगा, ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा हमारा, और ये हमारी आ जाएगी नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म। ये हमारी नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म होगी किसकी, किसी भी स्ट्रेट लाइन की, ये हमारी नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म होगी। ए हमारा सेम होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए नोन पॉइंट ऑन दिस लाइन, बी हमारा पैरेलल वेक्टर होगा, और इस तरह से हम अपने नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म में अपनी लाइन की इक्वेशन को हम शो कर सकते हैं। और इसके बाद लास्ट जो हमारा आता है वो आता है कार्टेशियन फॉर्म।
तो कार्टेशियन फॉर्म की अगर हम बात करें तो वो हमारा इजी रहता है और यहीं से निकल के आता है। पैरामेट्रिक फॉर्म से हमारा कार्टेशियन फॉर्म भी निकल के आता है। जैसे कि हम मानते हैं यहाँ पे r जो हमारा क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ किसी भी पॉइंट की पोजीशन वेक्टर है वो जो कि लाइन पे है, तो हम मानते हैं वो हमारा x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप के फॉर्म में है, ठीक। और फिर हम देखते हैं कि हमारा कोई नोन पॉइंट है, मान लेते हैं a की पोजीशन वेक्टर है, ये पॉइंट हम जानते हैं कि कौन सा पॉइंट है, उसके डायरेक्शन रेशियो भी हम जानते हैं। तो मान लेते हैं x1 वह है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ठीक। ये हम मान लेते हैं पोजीशन वेक्टर है a की। और वेक्टर b को हम क्या मानते हैं, वेक्टर b हमारी पैरेलल वेक्टर है किसके, लाइन के, तो li कैप प्लस mj कैप प्लस n k कैप हम मान लेते हैं b वेक्टर को, ठीक। अब ध्यान से देखिए r माइनस ए करते हैं, ये हमने किया था ना, r माइनस ए इज इक्वल्स टू टी टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। अब वेक्टर बी से अगर हम डिवाइड भी कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, r माइनस ए डिवाइडेड बाई वेक्टर बी, ठीक, इज इक्वल्स टू टी। टी यहाँ पे कोई पैरामीटर होगा जो कि हमारा मतलब एक तरह से कह सकते हैं कांस्टेंट रहेगा हमेशा किसी भी लाइन के लिए, ठीक। तो ये हमारा क्या है, टी हमारा कांस्टेंट रहेगा। अब अगर यही चीज अगर हम करें r माइनस ए, तो क्या आ रहा है हमारे पास, x माइनस x1 अपॉन में b, यानी कि x वाले टर्म रखिए केवल, तो l, ठीक, इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन में m इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन में n, और ये कितना आ जाएगा, ये t के बराबर आ जाएगा। ध्यान से देखिए हमारा क्या है, t है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू t, ठीक। तो इसको हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं। ये जो हमारा होता है इसको हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन, कार्टेशियन फॉर्म, स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, कार्टेशियन फॉर्म इसको हम कहते हैं, ठीक। यहाँ पे आपको x1 y1 z1 नोन पॉइंट रहता है, l m n आपके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं किसके, पैरेलल लाइन के या फिर पैरेलल वेक्टर के, जो भी आपकी लाइन के पैरेलल गई है, ठीक। और आप इससे अपना जो है t हमारा एक पैरामीटर होता है। पैरामीटर क्या है भाई, z1 माइनस z अपॉन z माइनस z1 अपॉन n। अगर हम कोई भी एक पॉइंट ले लें, मतलब कि मान लेते हैं ये हमारा कोई लाइन है, इसके पैरेलल वेक्टर हमको b पता है, एक पॉइंट पता है हमको a पता है जिसकी पोजीशन वेक्टर हमको पता है, ठीक। और हम यहाँ पे कोई एक पॉइंट लेते हैं, ठीक। अब अगर इस पॉइंट पे हम ये इक्वेशन सेटिस्फाई करवाएंगे, अगर वो पॉइंट हमारा लाइन पे लाई कर रहा है, तभी जो है क्या होगा कि जो हमारा z का कोऑर्डिनेट होगा इसका, और a का x z का z मतलब z1 का कोऑर्डिनेट इसका जो होगा, सॉरी a हमारा z1 है, इसका जो z का कोऑर्डिनेट होगा और z1 का कोऑर्डिनेट होगा, इसको माइनस करके अगर हम n से डिवाइड करें, इसके जो हमारा z मतलब कि इसका जो हमारा वो है डायरेक्शन रेशियो है z एक्सेस वाला, ठीक, उससे डिवाइड करें तो वो हमारा कांस्टेंट आएगा। ऐसे ही x के साथ भी हमारा करेंगे तो सेम कांस्टेंट आएगा, t ही आएगा, और y के साथ भी करेंगे तो हमारा t ही आएगा। यानी कि और ये चीज किसके लिए वैलिड होगी, उन्हीं पॉइंट्स के लिए वैलिड होगी जो कि इस लाइन पे कहीं ना कहीं आ रहे होंगे, बाहर का पॉइंट के लिए नहीं वैलिड होगी ये चीज, ठीक। इसका मतलब कि ये हमारा क्या बताता है कि हमारा ये जो इक्वेशन है, मतलब कि x y और z, ये क्या है, हमारे एक तरह से कह सकते हैं हम कॉमन पॉइंट्स हैं जो कि हमारी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉमन पॉइंट्स है जो कि हमारी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि ये हमारे x y और z क्या है, लोकस है हमारे लाइन का, मतलब कि लोकस पॉइंट है, मतलब ऐसा पॉइंट है जो पूरी लाइन के किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक। तो ये हमारा हो गया सिमेट्रिक फॉर्म्स हमारे स्ट्रेट लाइन के कैसे होते हैं। तो आई थिंक आपको सिमेट्रिक फॉर्म और पैरामेट्रिक फॉर्म समझ में आ गए होंगे अच्छे से, ठीक। और सिमेट्रिक में कैसे मतलब कन्वर्ट करना है हमको, अगर हमें पैरामेट्रिक फॉर्म दे दिया जाए, नॉन पैरामेट्रिक में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो क्या, बस एक को इधर उठा के माइनस कर देना है और फिर दोनों तरफ हमको क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है, ठीक, बी से। तो हमारा नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म हमारा कुछ फिर इस तरह से आ जाएगा, r माइनस ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू 0, ये हमारा नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म आ जाएगा, ठीक। तो चलिए अब आगे चलते हैं और अब हम देखते हैं कि हम कैसे जो हमारा नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म है, वो जिसमें हम दो इक्वेशंस लिखते थे प्लेन्स की, r डॉट n1
प्लस d1 इज इक्वल टू 0 और r डॉट n2 प्लस d2 इज इक्वल टू 0, इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म में या फिर नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म में? तो चलिए मतलब कि इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, ओवरऑल कह सकते हैं हम सिमेट्रिक फॉर्म में इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब कन्वर्जन ऑफ नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इनटू सिमेट्रिकल फॉर्म। ठीक, तो अब हम हेडिंग डालेंगे अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी? कन्वर्जन ऑफ नॉन सिमेट्रिकल इनटू सिमेट्रिकल फॉर्म। इसमें हमारा पहला जो सब टॉपिक रहेगा वो हमारा क्या रहेगा कि कन्वर्जन ऑफ पैरामेट्रिक टू नॉन सिमेट्रिकल टू नॉन पैरामेट्रिक। सबसे पहले करते हैं टू नॉन पैरामेट्रिक, यानी कि हमको क्या दिया हुआ है हमको क्या दिया रहेगा? नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म दिया रहेगा। मान लेते हैं हमारे पास किस तरह का फॉर्म दिया है, r डॉट n1 प्लस d1 इज इक्वल टू 0। ठीक, कॉमा r डॉट n2 प्लस d2 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये हमको एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी है और जो कि किससे रिप्रेजेंट की गई है? दो प्लेन्स की इक्वेशन से। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि हमारे इस प्लेन पे एक पॉइंट लाई कर रहा है ए, मतलब सॉरी इस लाइन पे हमारा एक पॉइंट लाई कर रहा है ए। ठीक, इसको हम पहले तो इक्वेशन 1 कर देते हैं। ठीक, अब जैसे कि हम जानते हैं ना, ये इस तरह से एक लाइन होगी हमारी, ये दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास होकर जा रही होगी। ये हमारी एक लाइन होगी, है ना? हम जानते हैं कि ये हमारी इस तरह से एक लाइन होगी। ठीक, अब हम मानते हैं कि हमारे पास इस लाइन पे एक पॉइंट है ए, जिसकी पोजीशन वेक्टर ए है। ठीक, तो अब ध्यान से देखिए, ये प्लेन केवल इतने तो है नहीं, पूरे फैले हुए हैं, मतलब हमने केवल एक पोर्शन बनाया है प्लेन का। तो यानी कि अगर हम देख सकते हैं कि हमारा जो ए पॉइंट है अगर इस लाइन पे कहीं लाई कर रहा है तो वो इस प्लेन पे भी लाई करेगा और इस प्लेन पे भी लाई करेगा, है ना? और अगर इस प्लेन इन दोनों प्लेन्स पे लाई कर रहा है, यानी कि इन दोनों प्लेन्स की इक्वेशन को वो पॉइंट ए सेटिस्फाई भी करना चाहिए। तो चलिए हम सेटिस्फाई कराते हैं। तो यहाँ पे हम पहले क्या लिखेंगे, लेट अस अज्यूम ए पॉइंट, लेट अस टेक ए पॉइंट, लेट अस टेक ए पॉइंट A on the line 1। ठीक, लाइन 1 पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं जो कि क्या है, A है। देन
वी गेट या वी हैव, आर की जगह हम ए रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए डॉट एन वन इज इक्वल्स टू माइनस डी वन। ठीक, और इसकी जगह पे रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डॉट एन टू इज इक्वल्स टू माइनस डी टू। ठीक, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक, ये हमारी दो इक्वेशंस मिली, इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2 और इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक, यहां तक हमारे पास आ गया। अब ध्यान से देखिए, ये वाला जो प्लेन है, ये दोनों प्लेन पहली बात तो परपेंडिकुलर है नहीं, ठीक, एक दूसरे के। अब ये जो प्लेन है इसकी जो नॉर्मल है ये हमारी इस डायरेक्शन में है, ठीक, और इसकी जो नॉर्मल है वो हमारी इस डायरेक्शन में है कहीं, ठीक, और इन दोनों के बीच में हमारा जो है किसी भी तरीके से 90 डिग्री का एंगल नहीं है, ठीक, या हो भी तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक, ध्यान से देखिए, ये वेक्टर इस प्लेन के नॉर्मल है और ये वेक्टर इस प्लेन के नॉर्मल है, ठीक, ये वेक्टर और ये वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमारा इस तरह से आएगा और ये जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो हमारी इस लाइन के, जो हमारी लाइन है उस लाइन के पैरेलल होगा, यानी कि हमारी दोनों प्लेन्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, मतलब दोनों प्लेन्स की नॉर्मल का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो हमारा क्या दे देगा, वो हमारा दे देगा हमारी लाइन के पैरेलल वेक्टर, यानी कि वो हमको क्या दे देगा, बी वेक्टर दे देगा, वो हमको वेक्टर बी दे देगा। ठीक, तो अब चलिए हम क्या करते हैं, नॉर्मल उठाते हैं और उनका क्रॉस प्रोडक्ट लिखते हैं। ठीक, यहां तक आप लिख लीजिए, ये सब रफ है, ये फेयर में आपको बस इस तरह से लिखना है। ठीक, वो डायग्राम भी नहीं बनाना आपको फेयर में, ठीक है ना, वो तो बस मैंने आपको एक इमेजिनेशन के थ्रू समझाने के लिए बना दिया। आपको यहां तक लिखना है और उसके बाद आप लिखेंगे ये आ गया आपके पास। अब एज लेट अस कंसीडर, यहां पे आप फिर से ले लेंगे, लेट अस कंसीडर ए वेक्टर बी पैरेलल टू आवर लाइन, हमारी लाइन के पैरेलल हमारा जो वेक्टर पी है हम उसको ले लेंगे, पैरेलल टू आवर लाइन। ठीक, लेट अस कंसीडर ए वेक्टर बी पैरेलल टू आवर लाइन। हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक वेक्टर बी है जो कि हमारी लाइन के पैरेलल है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, यहां पे वेक्टर बी अगर पैरेलल है देन बी, देखिए वेक्टर बी जो होगा वो 90 डिग्री पे होगा हमारे इस नॉर्मल के भी और दोनों नॉर्मल्स के हमारे 90 डिग्री पे होगा। कैसे, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हमारा वेक्टर बी आ रहा था ना, इसका मतलब कि क्रॉस प्रोडक्ट जो हमारा रिजल्ट आता है वो हमारा 100% क्या होता है कि वो 90 डिग्री पे होता है ना दोनों वेक्टर से। इसलिए हम देख सकते हैं कि ये जो हमारी नॉर्मल वेक्टर होगी इस प्लेन की, इससे भी 90 डिग्री पे होगा, और ये जो हमारी नॉर्मल वेक्टर होगी इस प्लेन की, इससे भी हमारा 90 डिग्री पे होगा। ये देखिए 90 डिग्री पे होगा। ठीक, तो यानी कि एंगल कितना है दोनों के बीच में, बी के और दोनों नॉर्मल्स n1 और n2 के बीच में 90 डिग्री है। ठीक, तो यानी कि आप यहां से क्या लिखेंगे, b डॉट n1 इज इक्वल टू 0। ठीक, डॉट प्रोडक्ट लेंगे, 90 डिग्री है एंगल, 0 आएगा। ठीक, एंड b डॉट n2 इज इक्वल टू 0। ठीक, दोनों से 0 आया। अब आप इसके बाद क्या लिखेंगे, सिंस n1, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको जरूर लिखनी है जब भी आप क्वेश्चन करेंगे। तो अभी मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, क्वेश्चन में यही चीजें लेके चलनी होती हैं आपको
फिर वो बोल देगा कि हमारी एक दो मतलब प्लेन की इक्वेशन दे देगा और कह देगा कि इसको जो है आप कन्वर्ट करो पैरामीट्रिक फॉर्म में या नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो आपको उस टाइम पे सेम यही चीज़ें करनी है कि बस वो लिखना है, कोई एक पॉइंट मान लेना है ए, है ना, इस तरह से D1 और D2 या कोई एक पॉइंट दिया रहेगा जो कि लाइन पे आपके है, ठीक, आपको बी वेक्टर निकालनी होगी। तो सेम यही मेथड यूज करना है आपको नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म में ले आने के लिए। तो देखिए n1, तो यहाँ से हमारा क्या होता है, सिंस n1 एंड n2 जो हमारी वेक्टर्स हैं दे आर नॉट, सिंस n1 एंड n2 आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। नॉन कोलिनियर मतलब नॉन कोलिनियर वेक्टर्स मतलब कि वो दोनों पैरेलल नहीं है, ठीक। वेक्टर्स की अगर हम बात करते तो हम पैरेलल वर्ड नहीं यूज करते, पैरेलल वर्ड हमारा लाइंस के लिए यूज होता है। कोलिनियर हम यूज करते हैं पैरेलल वेक्टर्स के लिए। इन द सेंस मींस हम कहते हैं कि वो दोनों, अगर दोनों वेक्टर्स हमारी इस तरह से हैं तो उनको कहते हैं कि वो दोनों कोलिनियर वेक्टर्स हैं, ना कि पैरेलल वेक्टर्स हैं, ठीक। क्योंकि वेक्टर्स हमारी शिफ्ट हो सकती है ना, बढ़ सकता है ना। तो चलिए ये हमारी क्या हो गई, कोलिनियर वेक्टर्स। और मतलब हम क्या कह रहे हैं कि n1 और n2 हमारी कोलिनियर वेक्टर्स नहीं है। यानी कि देखिए अगर ये है ना, और ये कोई वेक्टर है, अब इन दोनों के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे अगर हम, तो फिर से वो हमारा 0 आ जाएगा, है ना। इसका मतलब कि हमारा क्या, हमारा जो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ही तो हमारा बी वेक्टर आ रहा था, और बी ही हमारा 0 दे देगा अगर कोलिनियर वेक्टर्स हो जाएंगी। इसीलिए हमको लिखना यहाँ पे जरूरी है कि सिंस n1 एंड n2 आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, ये दोनों हमारी क्या है, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, ठीक। ये लिखेंगे हम। इसके बाद हम क्या करते हैं अगले स्टेप में, इतना मिटा दूं मैं, ये यहां से इतना, चलिए मिटा तो दिए, चलिए ठीक है। n1 और n2 हमारी नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं। अब हम क्या करते हैं, ठीक है, देयरफॉर, अब यहाँ पे देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर n1 क्रॉस n2 इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ b। यानी कि कुछ लैम्डा टाइम्स हम लेके चलते हैं कि लैम्डा टाइम्स ऑफ बी होगा। हो सकता हो n1 क्रॉस n2 हमारा ये आ रहा और वेक्टर बी हमारी ये हो, तो उसको कुछ मल्टीप्लाई करना पड़े या डिवाइड करना पड़े, क्योंकि वेक्टर बी हमारी हो सकता हो ज्यादा बड़ी हो या छोटी हो, उसका मैग्नीट्यूड मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा सा उसमें हम लैम्डा लाते हैं, ठीक, n1 क्रॉस n2 करके, ठीक है। अब यहाँ पे लेते हैं कि फॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू 1, लैम्डा जब हम 1 रखेंगे, ठीक, तो हमारे पास क्या आएगा, n1 क्रॉस n2 इज इक्वल्स टू b, ठीक। या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लैम्डा वाला चक्कर पालने की जरूरत ही नहीं है, या आप कहिए मैं लिखवा दूं, ठीक है ना। सिंस n1 and n2 आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, देन n1 क्रॉस n2 इज इक्वल्स टू b, यानी कि n1 क्रॉस n2 हमारा क्या आ गया, b आ गया, ठीक। अब हम क्या लेते हैं, देखिए हमको पैरेलल वेक्टर मिल गई और हमको एक बस, अब उसके बाद हमारा जो नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म है वो होता ही क्या था, r माइनस ए क्रॉस विथ b इज इक्वल्स टू 0, यही होता था ना हमारा नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक। ए वेक्टर हमको पहले से पता थी, कोई पोजीशन वेक्टर मतलब कोई पॉइंट पोजीशन वेक्टर थी उस लाइन पे, है ना, तो उसकी पोजीशन वेक्टर ए हमको पता थी पहले से। अब हमको क्या करना है, बस इसी में पुट करना है अपने b की वैल्यू को, तो हमारा क्या आ जाएगा r माइनस ए। यहाँ पे हमको एक चीज ध्यान देनी है, ये चीज जो हमने निकाली है ना, ये अभी हम तिगड़म खेलेंगे, ठीक, इसका और ये 3 चीज का हम तिगड़म यहाँ पे खेलेंगे। तो r माइनस ए क्रॉस b वेक्टर अगर हम करते हैं इज टू 0, तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से हम क्या करेंगे, ये हमारा आ जाएगा, देखिए क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि b की जगह हम वैल्यू रखते हैं, b की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, b इज इक्वल टू n1 क्रॉस n2 आई थी, ठीक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे r माइनस ए क्रॉस प्रोडक्ट n1 क्रॉस n2, ठीक। ध्यान से देखिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन आता होगा तो ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे, वरना अभी b की तरह मिटा देंगे। ठीक ठीक, चलिए इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं r क्रॉस विथ n1 n2 इज इक्वल्स टू a क्रॉस विथ n1 क्रॉस विथ n2। आप इस तरह से लिख सकते हैं इसको,
अरे कुछ नहीं, इधर इसको क्रॉस करेंगे आर के साथ और ए के, फिर इसको ए के साथ क्रॉस करेंगे और ए उधर भेज देंगे तो माइनस का नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा हमारा नेगेटिव जो होगा। ठीक, ये आ गया। अब ए की वैल्यू यहाँ से उठा के हम रखते हैं। देखिए अभी नहीं रखते हैं, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ध्यान से अगर आप देखें तो ये हमारा क्या है वेक्टर। देखिए n1 और n2 तो हमको दिया था, तो हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट लेके एक वेक्टर बना लेंगे, है ना, और वो वेक्टर हम r से मल्टीप्लाई करके आराम से लिख सकते हैं। बट हमारा दिक्कत क्या फंसा रहा है, क्योंकि हमको जो है a हमारा जो है वहां पे हमको बताया था कि कोई एक पॉइंट है किस पे, हमारे प्लेन पे। ठीक, तो हम जो हमारा प्लेन पे पॉइंट है वहां से हम यहाँ पे d1 और d2 की मदद अब यहाँ पे लेंगे। ये हमारा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं ना, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अगर आपको याद हो किस तरह से लिखा जाता था हमारा, a डॉट n2 n1 माइनस a डॉट n1 इंटू n2। ठीक, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए a डॉट n2 की वैल्यू कितनी है, माइनस d2, और a डॉट n1 की वैल्यू कितनी है, माइनस d1, यानी कि हमारा माइनस में प्लस होके आगे आ जाएगा। तो हमारा जो आएगा r क्रॉस n1 क्रॉस n2 इज इक्वल्स टू d1 n2 माइनस d2 n1। ठीक, ये n है और ये हमने कन्वर्ट कर दिया उसको नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म में। ठीक, जहां पे ये हमारी क्या है, वेक्टर b है। ठीक, और अब a की मदद से हम d1 d2 के फॉर्म में, क्योंकि हमको n1 दिया रहता है n2 दिया रहता है। ठीक, तो हम ये चीज निकाल दिए यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि हमको दो प्लेन्स की वो दिया था इक्वेशन, तो वहां से n1 हमें पता है, n2 हमें पता है, d1 हमें पता है, d2 हमें पता है, और b की वैल्यू हम n1 क्रॉस n2 से निकाल लिए। तो ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी हो गई नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक, मतलब कि सॉरी पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, और ये क्या है, नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक, तो अब हम क्या, हमारे पास आ जाता है कि हमने सीख लिया कि हमको कैसे कन्वर्ट करना है नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म को नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म को सिमेट्रिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, और नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म को भी हमने कहाँ पे कन्वर्ट किया है, नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो आप इसको बार बार अच्छे से पहले नोट्स बना लीजिएगा, बार बार रिवाइज करिएगा तो आपको आ जाएगा, क्योंकि मेरा भी कई दिन से छूटा हुआ है। तो चलिए, तो थोड़ा मेरा अगर कहीं बोलने में कोई दिक्कत हो जाए तो प्लीज़ थोड़ा सा देख लीजिएगा, पर लिखूंगा एकदम साफ और सही लिखूंगा, ठीक है ना, लिखने में कोई गलती नहीं होगी। तो चलिए अब हम कन्वर्जन करते हैं अपने नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म को पैरामेट्रिक फॉर्म में अब हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक, पैरामेट्रिक फॉर्म जिसमें मतलब कि हमारा एक पैरामीटर रहता है, ठीक है ना, टी एक पैरामीटर जहां पे हमने बनाया था उसमें हम कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए आइए, ठीक, तो अब हम यहाँ पे हेडिंग 2 नंबर डालते हैं। एक मिनट, हमने क्या लिखवाया था, अरे मतलब 2 नंबर डाल के लाइट गई, एक मिनट रुक जाइए, आई थिंक अब आपको दिख रहा होगा। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं, प्लीज़ को कर लिया करिए। ठीक, तो चलिए अब हम क्या लिखते हैं, कन्वर्जन किसका कन्वर्जन करना है हमको, कन्वर्जन ऑफ नॉन सिमेट्रिकल टू पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक, नॉन सिमेट्रिकल को हमको किस में कन्वर्ट करना है, पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या गिवन है, दो हमारे एक नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म में हमको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन है, वो क्या है, मान लेते हैं r डॉट n1 प्लस d1 इज इक्वल टू 0, हमारी एक ये कॉमा r डॉट n2 प्लस d2 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये हमारी जो है स्ट्रेट लाइन हमको गिवन है, इसको हम क्या लिख देते हैं,
स्ट्रेट लाइन, ठीक। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे अब हम मान लेते हैं कि पैरेलल वेक्टर अभी निकालते हैं, ठीक है। लेट अस कंसीडर ए पैरेलल वेक्टर of our line. Let us consider the parallel vector of our line, यहाँ पे द लिख लीजिए, as b, वेक्टर b, ठीक। वेक्टर b की तरह हम पैरेलल वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं, ठीक। तो वेक्टर b की मतलब वेक्टर b की तरह हम मान लेते हैं कि वो हमारी पैरेलल वेक्टर होगी। तो हम जानते हैं, अभी हमने क्या किया था, ये दोनों अगर हमारे प्लेन्स मतलब n1 और n2 फिर हमारे क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे b के, ठीक। तो हम क्या लिख लेते हैं, देन b डॉट n1 विल बी इक्वल टू 0 एंड b डॉट n2 विल बी इक्वल टू 0, ठीक। अब इसके बाद क्या होगा यहां से, ठीक, सिंस, या नीचे आप लाइंस लिखिए, मेरी जगह कम रहती, सिंस n1 and n2 are non-collinear vectors, ठीक। जैसे कि हमारा n1 और n2 नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है, तो ठीक, तो हमारा क्या निकल के आता है, दिस इंप्लाइज n1 क्रॉस n2 इज इक्वल्स टू वेक्टर बी, ठीक। ये हमारा आ जाता है, वेक्टर बी हमें निकल के आ गई। अब हम देखिए ध्यान से, मान लेते हैं कि ये हमारा कोई एक प्लेन है और ये हमारा दूसरा प्लेन है, इन दोनों के इंटरसेक्शन से लाइन हमारी पास होके जा रही है, ठीक। मैंने लाइन से प्लेन को डिनोट कर मतलब शो किया है, आप प्लेन समझ लीजिएगा, बार बार वो डायग्राम बनाना पड़ता है, ठीक। अब देखिए नॉर्मल वेक्टर इस प्लेन पे ये होगी, इस प्लेन पे नॉर्मल वेक्टर हमारी ये होगी, है ना। और इस लाइन पे कोई भी अगर हमारी पॉइंट ए होगी, पोजीशन में मतलब ए है पॉइंट, ठीक है ना, तो उसकी पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से मान लेते हैं ये होगी, ठीक। तो अगर हम ध्यान से देखें तो वो जो हमारी पोजीशन वेक्टर होगी ना, ये तीनों हमारे क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, कोप्लेन, सॉरी, जो हमारी नॉर्मल वेक्टर n1 होगी, जो हमारी नॉर्मल वेक्टर n2 होगी, और ये जो हमारी वेक्टर ए की पोजीशन वेक्टर होगी, वो क्या होगी, हमारी कोप्लेनर वेक्टर्स होंगी, यानी कि ये तीनों हमारी एक ही प्लेन में होगी। अब इसको मैं बना के कैसे रिप्रेजेंट करूं, आपको इमेजिन करना होगा ये कि दो प्लेन्स हैं, ठीक। देखिए ये जो हमारा प्लेन और स्ट्रेट लाइन है ना, ये इमेजिनेशन पे ज़्यादा बेस्ड है। मैं बोर्ड पे, क्योंकि बोर्ड 2D होता है, मैं हर चीज़ें बना के नहीं दिखा सकता आपको, यहाँ पे आपको इमेजिन ही करना पड़ेगा कि दो प्लेन हैं, ठीक, और दो प्लेन मान लीजिए ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है, उनके बीच का जो ये जो हमारी ये लाइन स्ट्रेट लाइन जा रही है, मान लेते हैं ये स्ट्रेट लाइन हमारी जा रही है ये, ठीक। इस पे अगर हमारा कोई भी पॉइंट होगा ना, तो हमारी जो इस प्लेन की नॉर्मल वेक्टर होगी, जैसे इस प्लेन की नॉर्मल वेक्टर इस तरह से होगी, है ना, और जो हमारी इस प्लेन की नॉर्मल वेक्टर होगी ये इस तरह से होगी, और इस लाइन पे कोई भी हमारा अगर पोजीशन होगा, ठीक, तो वो हमारे कोप्लेनर होंगे, यानी वो तीनों वेक्टर्स हमारे क्या होंगे, एक ही प्लेन में रिप्रेजेंट करे जा सकते हैं। क्योंकि आपको याद है ना, वेक्टर अगर ये है और वेक्टर अगर हमारी ये है, तो हम इन दोनों वेक्टर्स के बीच के एंगल को शिफ्ट करके, मतलब बीच का एंगल कैसे दिखाते थे कि इस वेक्टर को या तो उठा के यहाँ रख दो इसी डायरेक्शन में, तो उसके बीच, यानी कि वेक्टर शिफ्ट हो सकती है ना, वेक्टर शिफ्ट हो सकती है स्पेस में। तो यानी कि आपको क्या करना है, ये जो हमारी वेक्टर थी ना, यानी कि वेक्टर ए, वेक्टर n1 और वेक्टर n2, ये हमारी क्या है, कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, यानी कि इनको एक प्लेन में हम दिखा सकते हैं, ठीक। अगर हम इनको एक प्लेन में दिखा सकते हैं तो आप जानते हैं कि अगर ये हमारी कोप्लेनर वेक्टर्स हुई, ठीक, और इनको हम एक प्लेन में दिखा सकते हैं, ठीक, तो इसी चीज को पहले तो हम लिखते हैं, चलिए, ठीक है ना। यहां तक आप नोट कर लिए होंगे, नोट कर लीजिए। चलिए तो यहां पे लिखते हैं, लेट अस कंसीडर ए पॉइंट
ए, let us consider a point A, या फिर let us consider a point on the line, on our line, whose position vector is, जिसकी पोजीशन वेक्टर क्या है, whose position vector is A, ठीक। देन यहां पे आपको लिखना पड़ेगा, देन A n1 and n2 all are coplanar vectors, all are coplanar vectors। और आपको पता होगा कि अगर कोई भी तीन वेक्टर्स तो हमारी कोप्लेनर होती हैं तो उनको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, उनको हम कोई भी, मतलब इन तीनों में से कोई भी एक वेक्टर को दो वेक्टर के लीनियर फॉर्म में, दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। तो हमको चाहिए कौन सी वेक्टर, ए वेक्टर। तो हमको ए वेक्टर को n1 और n2 के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाना होगा, ठीक। तो आइए चलिए हम दिखाते हैं। तो हम मान लेते हैं कि a विल बी इक्वल टू t टाइम्स ऑफ n1, ठीक, प्लस s टाइम्स ऑफ n2, ठीक। ये हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में मान लिया। अब देखिए, अब जैसे कि a हमारा उस लाइन पे पड़ रही है, a हमारा एक पॉइंट है, a हमारा एक पॉइंट है जो कि उस लाइन पे हमारा पड़ रहा है, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, यहां से आपको वो दोनों प्लेन की इक्वेशंस पता है ना, देखिए आपकी कॉपी में लिखा होगा r डॉट n1 प्लस d1 इज इक्वल्स टू 0 और r डॉट n2 प्लस d2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक। ये आपको इसमें लिखा होगा, ठीक। तो क्या करते हैं, a हमारा क्या है, उस लाइन, मतलब उस लाइन पे पड़ रहा है, इसका मतलब कि वो दोनों प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक, as A lies on the line, so it must satisfy the both the equations of satisfies both the equations of the planes, ठीक। उन दोनों प्लेन्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो वहां से सो फ्रॉम देयर वी गेट a डॉट n1 इज इक्वल्स टू माइनस d1, ठीक, वही पहले हमने जो लिखा था, ठीक। और फिर हमें क्या मिलता है, a डॉट n2 इज इक्वल्स टू माइनस d2, ठीक। हमको ये मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक, ये हो गया हमारा इतना। तो यहां पे हमारे पास ये मिल गया। अब ध्यान से देखिए, अगर हम ये जो हमारी इक्वेशन है, इस इक्वेशन में इसको आप कोई नंबर दे दीजिए, ठीक है ना, या ये जो इक्वेशन है हम ध्यान से देखते हैं। चलिए, अभी तक हमने एक भी इक्वेशन नहीं मानी थी, मैं भूल गया हूँ एक्चुअली। चलिए इसको ले लेते हैं हम स्टार, ठीक, इक्वेशन नंबर स्टार। तो अब इस इक्वेशन नंबर स्टार में हम क्या करते हैं, एक बार n1 से डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं दोनों तरफ, और एक बार n2 से डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे बाय टेकिंग डॉट प्रोडक्ट of n1 and n2 on both the side of the equation, both the side of the equation star, ठीक, on both the side of the equation star, so we get
सो वी गेट, अब हमको यहाँ पे क्या मिलेगी, यहाँ पे हमको मिलेगा दो लीनियर इक्वेशंस मिल जाएंगी। देखिए जैसे बताता हूँ, हमको क्या मिलेगा, ए और दोनों तरफ हम n1 का डॉट प्रोडक्ट लिए तो a डॉट n1 ठीक इज इक्वल्स टू टी टाइम्स ऑफ n1, तो यहाँ पे आ जाएगा n का स्क्वायर ठीक। अब इसके बाद हमको क्या मिलेगा, प्लस s टाइम्स ऑफ n2 डॉट n1 ठीक। अब ध्यान से देखिए, हमको क्वेश्चन में पता क्या था, n1 d1 d2 n2 ठीक। हमको ये चीजें क्वेश्चन में पता थी, a डॉट n1 और यहां से हमारा क्या आ गया, a डॉट n2 इज इक्वल्स टू टी टाइम्स ऑफ n, यहाँ पे आ जाएगा n, सॉरी ये आ जाएगा टी टाइम्स ऑफ n1 डॉट प्रोडक्ट n2 प्लस s टाइम्स ऑफ n2 का स्क्वायर। अब ये n1 a डॉट n1 और a डॉट n2 इसको हम d1 और d2 से रिप्लेस कर देते हैं ठीक। तो आप अगला स्टेप करिएगा, इस तरह से एरो बना के, मेरे पास जगह कम है, इस तरह से एरो बना के, एरो भी शायद आपको मुश्किल से, ये इस तरह से देखिए, इस तरह से एरो बनाइएगा ठीक है ना, दिस इम्प्लाइज दैट वाला साइन। और उसके बाद आप क्या करिएगा, इसको यहाँ पे आप कर लीजिएगा d1, फिर से लिखिएगा ये दोनों इक्वेशन, और अब की बार a डॉट n1 की जगह आपको d1 लिखना है और a डॉट n2 की जगह d2 लिखना है, माइनस ऑफ d1 और माइनस ऑफ d2 ठीक। तो ये आ गया आपका ठीक है ना, ये इक्वेशन आ गई। अब इसके बाद आपको क्या करना रहता है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको दो लीनियर इक्वेशंस मिल गई हैं। ये कैसे, n1 की वैल्यू आपको दी थी है ना, d1 की वैल्यू दी थी, n2 की वैल्यू d2 की वैल्यू दी थी, t और s में ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं। कैसे, d1 की वैल्यू आपको पता है, ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी ठीक, ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी है ना, क्योंकि n का मॉड है, ये कोई दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, ये भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और ये भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। अब अगर आपको इस तरह से कोई हम इक्वेशन दे दें, ध्यान से देखिएगा, अगर इस तरह से इक्वेशन दे दें कि 3 इज इक्वल्स टू टी टाइम्स प्लस 3s ठीक, और 4 इज इक्वल्स टू 7t प्लस 2s, तो आप क्या इस इक्वेशन को सॉल्व करके s और t की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना आराम से। तो ऐसे ही इस ये जो हमारा आपकी इक्वेशन बनी है, इसको सॉल्व करके आप s और t की वैल्यू निकालेंगे, और जैसे ही s और t की वैल्यू निकाल लेंगे आप, मान लीजिए आपकी s की वैल्यू आ गई 7 और t की वैल्यू आ गई आपकी 3 ठीक, तो आप यहाँ पे s की वैल्यू 7 रखेंगे, t की वैल्यू 3 रखेंगे और a वेक्टर a की वैल्यू आपको मिल जाएगी, मतलब कि वेक्टर पोजीशन वेक्टर हमें आप मिल जाएगा उस पॉइंट का जो कि हमने लिया था ठीक। ये देखिए ध्यान से, तो हमको क्या मिल गया, हमको v वेक्टर मिल चुकी है जो कि n1 क्रॉस n2 आई थी है ना, पैरेलल वेक्टर मिल गई है, हमको एक पोजीशन वेक्टर मिल गई है। अब हम क्या कार्टेशियन वो लिख नहीं पाएंगे क्या उसका वैसा फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म आराम से लिख लेंगे, क्योंकि हमको वेक्टर a पता लग जाएगी है ना क्या है, वेक्टर b हमको पता लग जाएगी क्या है। तो अब हम आराम से इसका कार्टेशियन फॉर्म लिख लेंगे, और वो कैसे लिखेंगे, इसका जो कार्टेशियन फॉर्म आएगा वो हमारा किस तरह से आएगा, हम जानते हैं r इज इक्वल्स टू a प्लस टी की बजाय t हम पहले से ले चुके हैं, आपकी बात कुछ और लेते हैं, लैम्डा टाइम्स ले लेते हैं है ना, लैम्डा मान लेते हैं वेक्टर b ठीक, वेक्टर a हमने ये निकाल ली, वेक्टर b हमारी क्या आ गई n1 क्रॉस n2, तो r इज इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा टाइम्स n1 क्रॉस n2 ठीक। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं ठीक। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा, जैसे आप अगर फेयर राइटिंग में पूरा नोट्स बना रहे थे, तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ तक ये वाला एरो करके ये लिखना है ठीक, उसके बाद आपको वर्ड्स में लिखना है ये सब चीजें ठीक है ना, उसके बाद आपको वर्ड्स में लिखना है कि नाउ दीज आर दी टू इक्वेशंस, आप इसको कोई इक्वेशन नंबर दे दीजिए ठीक, जैसे स्टार के बाद आप दे दीजिए, अगर आपके पास, मैं असल में भूल चुका हूँ कि मैं कौन सी इक्वेशन से शुरू किया था, या पता नहीं मैंने शायद शुरू भी किया था कि नहीं इक्वेशन लिखते हुए, तो यहाँ पे आप इसको ले लीजिए, जैसे मैं दे रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ इक्वेशन दी थी, तो 1 और 2 ठीक, और उसके बाद यहाँ पे लिख देना है कि एज इक्वेशन 1 and 2 आर टू लीनियर इक्वेशंस in
टी एंड एस, टी और एस में ये दो लीनियर इक्वेशन है, सो इट कैन बी फर्दर सॉल्व, सो इट कैन बी इजिली सॉल्व्ड to obtain the value of t and s, and we can find the vector a, and then we get the parametric form of our straight line as, we get the parametric form of our straight line as, we get the parametric form of our straight line as r is equals to a plus lambda times of b, जहाँ पे a और b की वैल्यू आपने निकाल ली है। ठीक, सॉरी ये देखिए लाइट चली गई है तो थोड़ा सा दिक्कत रहती है। ठीक, और आज मेरा एक्चुअली फ़ोन भी दूसरा है रिकॉर्ड करने वाला, तो इस वजह से मुझे थोड़ा दिक्कत प्रॉब्लम हो रही है वीडियो रिकॉर्ड करने में, लाइटिंग की थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, बट आई होप आपको दिख रहा होगा बोर्ड। ठीक, और आप आराम से नोट कर लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आज आपका ख़त्म हो जाता है, मतलब ये वीडियो तो ख़त्म ही कर देते हैं। तो ये वीडियो आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, और इसमें हमने बताया कि आपकी जो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन थी वो किस किस तरीके से लिखी जाती हैं, और उसके बाद हमने बताया कि जो हमारी नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म है उसको हम कैसे पैरामेट्रिक और नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म है उसको हम कैसे पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, अब आप बात आती है कि सिमेट्रिकल फॉर्म में, तो सिमेट्रिकल फॉर्म में हमें नहीं लगता कि आपको दिक्कत होनी चाहिए। आर को यहीं से आप एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिखोगे, ए को आप पता ही है क्या मिलता है, जैसे मान लेते हैं आपका ए आपका दिया है आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक, और वेक्टर बी आपका कुछ दिया होगा। ठीक, तो वहाँ से आप x माइनस ये 1 अपॉन में वेक्टर बी की मान लेते हैं पोजीशन, वेक्टर बी के डायरेक्शन रेशियोज क्या दिए, वेक्टर बी हमारा दिया है इक्वल्स टू एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, है ना। राइटिंग बहुत गंदी बन रही है। x माइनस 1 इज इक्वल्स टू वाई माइनस 3 अपॉन में m इज इक्वल्स टू z माइनस 2 अपॉन में l, ये आपका आ गया कार्टेशियन फॉर्म। ठीक, तो आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हो कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक, तो चलिए आपको इसकी अच्छे से नोट्स बना लेनी है, अच्छे से इसको रट लीजिए। ठीक, जब तक कि नेक्स्ट वीडियो आ रहा है, और पूरी मेहनत कीजिए, हम भी पूरी मेहनत कर रहे हैं, और कहीं अगर गलती हो तो माफ़ कर दीजिए, क्योंकि हम एक प्रोफेसर नहीं हैं, हम आपको एक स्टूडेंट की तरह हेल्प कर रहे हैं, बिकॉज सेकेंड ईयर में अब हम ऑफिशियली गए हैं। अभी तक जितने भी वीडियोस मैंने बनाए थे इससे पहले, ये सब मैंने बनाए थे फर्स्ट ईयर में ही अपने ही दोस्तों को पढ़ाने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया मेरे से, और मेरा फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम आ गया था, कुछ घर की भी प्रॉब्लम्स थी, बट ठीक है, वो सब चलता रहता है। और अब मैं सेकेंड ईयर में अपने जूनियर्स के लिए कर रहा हूँ ये सब। तो चलिए, अगर कहीं गलती होगी तो मुझे सॉरी इसके लिए, बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए। और थोड़ा थोड़ा दिक्कतें हैं, लाइट की भी प्रॉब्लम आती रहती है, बोर्ड क्लियर कभी कभी नहीं आता है, कई कमेंट्स आए हैं कि साउंड भी कम रहता है। तो देखिए, मेरे पास जितना रिसोर्स है मैं आपको पूरा देने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आपका सपोर्ट ही ये सब करवा रहा है, और आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देते हैं कसम से। उससे लगता है कि कम से कम चलो और अच्छे से मेहनत करके और अच्छे से रिप्रेजेंट करो। तो चलिए, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।